हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज हम एक टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो टॉपिक है वो जनरली हमने कई बार सुना है, पर एक्चुअली में एंजाइम क्या होता है हम देखते हैं। मैं इस तरह से छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स की वीडियो बनाकर आपको दूंगी जो आपको साइंस को समझने में हेल्प करेंगे। अगर आप इस तरह के किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में कमेंट में लिख दीजिएगा, सो आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो समझते हैं एंजाइम क्या होते हैं। चलिए, तो एंजाइम जो होते हैं हमारे, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो कि जनरली केमिकली अगर रासायनिक रूप से इन्हें देखा जाए तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि जब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम करने में हमें मुश्किल पैदा हो रही है, तो उस मुश्किल को हल करने के लिए हम किसी किसी वस्तु की मदद ले लें, किसी वस्तु की मदद ले लें और उस वस्तु की मदद लेने से हमारा काम आसानी से हो जाए, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास लॉक है, ताला है, उस ताले को आपको खोलना है। खोलने के लिए अगर आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे, लाइक कोई उसके अंदर पिन डालेंगे या कुछ और डालेंगे, तो वो कभी भी लॉक खुलेगा नहीं। तो उस लॉक को खोलने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉपर की होगी, एक प्रॉपर चाबी होगी, उसकी मदद से हम इसे आसानी से खोल सकते हैं। या अगर हम यूँ कहें कि सपोज करते हैं कोई पेच है साइकिल में या कहीं पे पेच लगा हुआ है और उस पेच को हमें खोलना है और हम उसे नहीं खोल पा रहे हैं, तो हम पेचकस की मदद से उसे आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं हमारे कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो खुद तो किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, खुद का कोई रोल नहीं होता है, कोई भी क्रिया हो रही है। सपोज अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लूँ कि अगर मैंने कहा कि H2+O2 है और वो क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में ना तो H2 उत्प्रेरक होगा ना ही ऑक्सीजन उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक वो होगा जो इस क्रिया को करने में हमारी मदद करेगा, उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये बायोलॉजिकल शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, जैविक। जैविक का मतलब ये है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी क्रिया के अंदर लोहे का चूर्ण डालते हैं, तो लोहा कार्बनिक पदार्थ नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। अगर मैं किसी प्रक्रिया को होने के लिए उसके अंदर जिंक डाल देती हूँ, ये मेरा उत्प्रेरक नहीं होगा, तो जिंक मेरा उत्प्रेरक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी प्रक्रिया को होने के लिए इसके अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे अगर कहें एमाइलेज डाल देती हूँ। एमाइलेज एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है, तो ये मेरा जैविक उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, जहां पर कार्बन होना चाहिए, कार्बन का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लो प्रोटीन होना चाहिए, इसलिए ये होता है। क्या सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ये जैविक उत्प्रेरक तो होते हैं, ये हमने देखा कि ये जैविक उत्प्रेरक तो होते हैं, पर ये सारे क्या प्रोटीन के बने होते हैं? मैम आपने लिखा है यहाँ पे कि प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आरएनए के भी बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियर एसिड के भी बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आती है। इसके आगे चलते हैं कि सबसे पहले एंजाइम के बारे में किसने बात की। तो यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि एंजाइम को नाम किसने दिया, एंजाइम किसने कहा, तो वो शब्द जो एंजाइम है ना, वो कोहने ने कहा था कि एंजाइम वो पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या एंजाइम इन्होंने बनाया कभी, किसने, इन्होंने ढूंढा एंजाइम को? नहीं, उन्होंने नाम दिया था एंजाइम का। तो पहला एंजाइम किसने देखा? तो पहला एंजाइम था वो बुकनर ने देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो यीस्ट होता है ना, ये एक प्रकार की फंगाई होती है। ठीक है, या फंजाई भी कहते हैं जिसे, फंजाई होती है, और ये जब डेड हो जाती है, मर जाती है, इसके अंदर जीवन नहीं होता है, इसके बाद भी ईस्ट का जब प्रयोग किया जाता है तो कोई भी अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था, हम क्या करते हैं शुगर से, जैसे शुगर मतलब समझो जैसे गन्ने का रस है या अंगूर का रस है, उसके अंदर शुगर होती है। उस शुगर से जब अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल, तो इस शुगर को सड़ाया जाता है, यानी कि इसे फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको जब सड़ाया जाता है तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर हम इसमें ईस्ट का प्रयोग कर दें यहाँ पर,
किसका प्रयोग कर दें, ईस्ट का प्रयोग कर दें, तो ये जो शुगर है ना वो अल्कोहल में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है, क्योंकि वो क्या करेगा, इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए ईस्ट क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा हमारा एंजाइम। ठीक है, तो उन्होंने इसी के बारे में बताया था कि ईस्ट के अंदर एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। सबसे पहले हमें एंजाइम के बारे में किसने बताया था, एडवर्ड बुकनर ने इसके बारे में हमें बताया था। देखिए जैसा हमने देखा था ये कैसे काम करता है। अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल है। मान लो यहाँ पे कोई एक पदार्थ है, सपोज करते हैं ये कोई कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और अगर स्पेशल देखना है तो हम देख लेते हैं ये माल्टोज है। क्या है, माल्टोज है, मान लेते हैं। ठीक है, अब माल्टोज है, इस माल्टोज को मुझे तोड़ना है, यहाँ से मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ, पर ये टूटेगा तो नहीं, या इसको टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, एक एंजाइम था जिसका नाम था माल्टेज। इसका क्या नाम था, माल्टेज। उस एंजाइम को इसके साथ अटैच किया, ये अटैच हो गया बिल्कुल फिक्स, जैसे ताले के अंदर चाबी फिक्स होती है बिल्कुल ऐसे इसके अंदर फिक्स हो गया। जैसे ही इसके अंदर फिक्स हुआ, इसने इसको तोड़ दिया और ये हमें वापस एज इट इज मिल गया। इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश करी थी कि एंजाइम खुद का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, वो इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस वो इस अभिक्रिया को फास्ट कर देता है। तो उसने क्या किया, इस माल्टेज ने ये कार्बोहाइड्रेट को इसके साथ फिट हुआ, फिट होने के बाद इसको ब्रेक कर दिया और खुद वापस एज इट इज सेफ बच गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। एक्चुअली इसका ये जो पार्ट होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, और ये क्रियाशील इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव पार्ट है, क्रियाशील पार्ट है, और ये क्रियाशील पार्ट जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं एंजाइम। अब देखते हैं इसके क्या गुण होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि एंजाइम बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे दे सकती हूँ, जब आप दूध जमाते हैं, जिसका दही बनाना होता है, तो आप दही के दूध के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में दही डाल देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी दूध जमाना होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो क्या होता है, सारा का सारा जो दूध होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्या वो दही बहुत सारा डालना पड़ता है इस दूध में, बहुत कम। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इसलिए कह सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कहा था कि मुझे माल्टोज को ब्रेक करना है, तो मैंने किसका प्रयोग किया, माल्टेज का। अगर मुझे किसी और को ब्रेक करना है तो मुझे कोई और एंजाइम यूज करना पड़ेगा, ये हम थोड़ी देर से देखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि माल्टेज का प्रयोग हम सुक्रोज को तोड़ने में कर लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये पर्टिकुलर का। यार सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको 2 ही एग्जाम्पल दिए, एक मैंने ताले चाबी का एग्जाम्पल दिया था, एक दूध दही का एग्जाम्पल दिया। ताले चाबी का एग्जाम्पल जो है, क्या किसी भी ताले में कोई भी चाबी लग जाती है, क्या नहीं लगती ना, वो स्पेसिफिक होती है, दैट्स इट। एंजाइम्स आर एफिशिएंट कैटलिस्ट, एफिशिएंट कैटलिस्ट एंड स्पीड अप रिएक्शन। ये क्या करते हैं, किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं, बहुत तेज करते हैं। अगर हमें दूध को जमाना है तो वो पड़ा रहेगा 3 दिन 4 दिन, तब जाके वो खट्टा पड़ जाएगा और दही जैसा लगने लगेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हम जल्दी कन्वर्ट करना चाहते हैं दूध को दही में 5 से 6 घंटे में, तो हम उसके अंदर जामुन डाल देते हैं, यानी कि दही डाल देते हैं ना, तो स्पीड अप कर देता है। एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करता है, पीएच और टेम्परेचर दोनों चीज़ों पे काम करता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो आमाशय होता है ना हमारा, आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। जो स्टमक होता है ना उसकी पीएच 2.5 होती है जनरली, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, तब तो ये काम करता है। लेकिन स्टमक के अंदर अगर इसकी पीएच गड़बड़ हो जाए, 2.5 से बढ़ के कोई 3 या 5 या 4 कुछ ऐसे हो जाए, या और नीचे आ जाए, एसिडिटी हो जाए, तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फूड डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी पीएच बैलेंस नहीं होती है। टेम्परेचर का एग्जाम्पल अगेन दूध दही से देख लो। जब दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वो दही में कन्वर्ट नहीं होता है। वो तभी कन्वर्ट होता है जब वो ल्यूकवार्म होता है, यानी कि गुनगुना होता है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि their mechanism is controlled by various mechanism stop various organic and inorganic compounds। इनकी जो मैकेनिज्म है, जो भी कार्य है, ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इनका जो कार्य करने का तरीका होता है ना, वो बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा संतुलित होता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से एकदम से अटैक कर देंगे और इनको जो मर्जी चाहे, ऐसे अगर ये ब्रेक करने लगे ना तो हमारे बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देंगे, या फिर जिसको मर्जी चाहे जोड़ दिया, जिसको चाहे मर्जी चाहे ब्रेक कर दिया, तो ये ऐसे नहीं कर सकते इनका, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं।
और हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो इन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ऐसे ही नहीं है ना कि वो रैंडमली चाहे जिसको जोड़ देंगे चाहे जिसको तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो बहुत सारी कंट्रोल्ड होती हैं और इनका पर्टिकुलर मैकेनिज्म भी होता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हाईली एफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन को ही ये कंट्रोल करते हैं, एक्टिव होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक्टिव होते हैं किसी पर्टिकुलर पीएच पर। ठीक है, इसके बाद ये एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम को, इसके अलावा एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम की प्रेजेंस में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे अगर मैं कैन शुगर यानी कि कैन शुगर जो हमने देखा था गन्ने का रस, उसको हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ना है तो हमें किस एंजाइम का प्रयोग करना पड़ेगा? इन्वर्टेज का। तो एक्चुअली इन्वर्टेज इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। यहाँ पे आपने कैन शुगर ले लिया है, यानी शुगर जिसे कहते हैं आप जनरली, उसमें वाटर मिलाया और ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन क्या हमने यहाँ पर क्या इन्वर्टेज का कोई काम है? इस रिएक्शन में हमारे कोई काम नहीं है, बल्कि इन्वर्टेज का क्या काम है? वो इस रिएक्शन को करने में मदद कर रहा है। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पर है। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये जाइमेज वाली जो मैंने लिखी है, यही रिएक्शन है जिसे बुकनर ने खोजा था। उन्होंने यही किया था, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था। बताया था ना, शुगर को या ग्लूकोज को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया था? अल्कोहल में। किसकी मदद से? जाइमेज की मदद से। तो अगर कोई पूछ ले कि बुकनर जिसने सबसे पहले कोई एंजाइम बताया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जाइमेज। तो आपको जाइमेज याद रखना है। एक बात और याद रखनी है कि कोई भी एंजाइम होता है ना, वो अपने पीछे एज लगाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एंजाइम है। जैसे हमने अभी एक नाम लिखा था, देखिए, माल्टोज और माल्टेज। माल्टोज तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन माल्टेज यहाँ पर ये क्या होता है? आपका एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम के पीछे ज़्यादातर क्या लगा होता है? एज लगा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, प्रोटीएज, सुक्रेज। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। माल्टेज किसका करेगा? अभी हमने देखा था, माल्टोज का पाचन करेगा। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, या ग्लूकोज भी कह सकते हो। इसके बाद जो लैक्टेज होता है वो क्या करता है? लैक्टोज यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है? बसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? बसा का पाचन करता है। प्रोटीएज किसका करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज का पाचन करता है। ये वापस इसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। आप कहोगे प्रोटीन को किस में बदला? अमीनो अम्ल। पाचन करना मतलब छोटा कर देना, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अमीनो अम्ल कहा जाता है। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो, क्या हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। और ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या आरएस का एग्जाम हो, वहां पर इस तरह के एंजाइम्स के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले एंजाइम निकलते कहाँ से हैं? तो वो कहाँ से निकलते हैं? हमारे जनरली ग्रंथियों से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ग्रंथियों से। जैसे लार ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि से एमाइलेज निकलता है। इसका पूरा नाम है सलाइबेरी एमाइलेज, तो एमिलेज भी कहते हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एमिलेज निकलता है। वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। प्रोटीन का पाचन करता है। ये काम कहाँ पे करता है? मुख गुहा में, यानी कि जो हमारा माउथ कैविटी है उसके अंदर ये काम करता है। दूसरा है जठर रस। जठर रस का मतलब ये स्टमक से निकलता है। स्टमक से निकलता है कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन बच्चों में निकलता है जो कि दूध का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसकी जो काम करने की शक्ति है वो 2.5 pH पे काम करता है। ये वाला जो एंजाइम है वो 2.5 pH पर काम करता है। ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या करते हैं? पैंक्रियास से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। 2 हार्मोन निकलते हैं, उनके नाम आप मुझे बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलता है? एमाइलेज निकलता है। एमाइलेज देखो यहाँ से भी निकला था, ठीक है, यहाँ से भी निकलता है। एमाइलेज निकलेगा जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन का पाचन करेगा। अच्छा, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है आमाशय की। वैसे तो यहाँ पे 6 लिखे हैं, जनरली हम इसे LAT से याद करते हैं। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वो बसा का पाचन करता है।
एमाइलेज जो होता है वो कार्ब्स का पाचन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, और टी मतलब होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, एलईटी से याद रखना कि बसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और ट्रिप्सिन। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन है ना, इसमें एज नहीं लगा हुआ है, सिन लगा हुआ है। तो जो सिन इन लगा होता है ना, जिनके पीछे SIN ये सिन लगा होता है ना, वो जनरली प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। ठीक है, या IN से देख लो आप, तो IN जहाँ लगा होता है ना वो प्रोटीन का पाचन, देखो इसमें भी IN लगा हुआ है, ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। यहाँ पेप्सिन लगा हुआ है, ये भी किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कुछ प्रोटीन्स के नाम, और भी कुछ एंजाइम्स के नाम। इसके अलावा आंतरीय रस यानी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से भी कुछ हमारे क्या निकलते हैं एंजाइम, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेज, ये सब इनके पाचन करते हैं। इनको आपको लर्न करना है, जैसे अभी मैंने बताया था माल्टोज ग्लूकोज का करता है एंड ऑल दैट। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है एंजाइम। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।